सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आज इस वैश्विक महामारी कोरोना से आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। आज लॉकडाउन सरकार ने बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में हम लोगों को संयमित होकर अपनी खुद की सुरक्षा करनी होगी। सरकार हर जगह हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है। आज कुछ खबरें अखबार में आई तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ बातों को मैं रखूं। हमारा जो इतिहास रहा है बहुत ही गौरवशील रहा है, बहुत ही आधुनिक और रिच हिस्ट्री कह सकते हैं हम लोग का रहा है। आज मगर चर्चा कुछ अलग तरीके से मैं शुरू करना चाहता हूं। आज सुशासन बाबू की सरकार के लगभग 15 साल पूरे होने जा रहे हैं। कई कंपैरिजन्स होते हैं सरकार के कार्यों के। तो आज हमने भी सोचा कि एक वीडियो सीरीज के माध्यम से हर कुछ दिनों पे आपके समक्ष हर सेक्टर के बारे में कुछ बातें रखें। आपको कितना सही लगता है इसका राय आप भी हमें दें, या आपको भी लगता है कुछ बातें छूट रही हैं तो वो भी राय आप हमें दें। आज जो इस चीज के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे विकास से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम आज शिक्षा के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। शिक्षा का जो इतिहास हमारे बिहार का रहा है बहुत ही गौरवशील रहा है। यहीं से आर्यभट्ट हुए, यहीं से सुश्रुत हुए, यहीं से वात्सायन हुए, यहीं से दो बड़े बड़े धर्म के प्रचारक यहां आकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और जैन धर्म और बुद्ध धर्म को यहीं से स्वावलंबी बनाकर अलग अलग देशों में भेजा। यहीं से राजेंद्र बाबू हुए, यहीं से रामधारी सिंह दिनकर हुए, बेनीपुरी साहब यहीं से हुए। तो सवाल कई हैं। हमारा इतिहास इतना गौरवशील होते हुए भी आज जो स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी क्यों हो गई है। इस स्थिति पे मेरे मन में तो एक ही लाइन आता है, 15 साल बदहाल, शिक्षा बदहाल। तो ये शिक्षा बदहाल, ये प्रणाली बदहाल क्यों हो गई, क्या कारण है और क्या ऐसी खबर थी जो मुझे इस वीडियो बनाने के लिए विवश कर दिया। तो आज जो खबर अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला और फिर उसके बाद मैंने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों ने मुझे बताया भी इसके बारे में। एसटीईटी और टेट की जो परीक्षा है सरकार ने आज उसको रद्द कर दिया। कुछ कारण सरकार ने दिए हैं मगर सरकार के इस रवैये पे कई सवालिया निशान उठते हैं। कई बड़े बड़े घोटाले शिक्षा जगत से जुड़े हुए यहां उजागर हुए, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट तक कई मामलों में केसेस चल रहे हैं। मगर इन तथ्यों के होते हुए भी आज तक बिहार सरकार ने इन मामलों में कभी कोई संज्ञान लेते हुए किसी भी परीक्षा को रिजल्ट आने के 10 दिन पहले इस तरीके से बेबुनियादी तौर से, या हो सकता है कोई साक्ष्य हो उनके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी गलत हो, अगर साक्ष्य है तो ये होना भी चाहिए, मगर आज तक इससे पहले बिहार सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जो भी सवालिया निशान है। जैसे आपका बीएसएस एग्जाम हुआ था उसमें एकदम रंगे हाथ लोग पकड़े गए थे। मेधा घोटाला था उसमें भी तथ्य थे सामने। बीपीएससी के मेंबर हैं उनका भी स्टिंग हुआ था, ऑडियो बाहर आया, तथ्य थे, फिर भी क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। तो कई हैं, दरोगा एग्जाम्स में हुआ, अभी सिपाही की बहाली के एग्जाम को सरकार ने कैंसिल कर दिया अपने रैली को लेकर। तो कई ऐसे सवाल हैं कि सरकार हम युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खेल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर धांधली हुई है, अगर आज यहां धांधली हुई है तो धांधली कैसे आपके सुशासन के सरकार में धांधली हो कैसे गई। आप तो अफसरशाही का एक मॉडल पेश करते हैं अन्य राज्यों के लिए कि मंत्री विधायक कुछ भी करें, उनका तो कुछ सुनना नहीं है, जो अफसर कहेंगे उसी हिसाब से होना है। तो जो इस अफसरशाही के राज्य में, इस अफसरशाही के रूल में ऐसा बड़ा धांधली कैसे हो गया। आप इसका मतलब है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि धांधलियां हुई हैं। आपके कार्यशैली पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आपकी तो सुशासन की सरकार है और इसमें अगर धांधली हुई है तो कौन लोग हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कैसे धांधली हो गई, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। क्योंकि आपकी तो सुशासन की सरकार इतनी चुस्त है कि रातों रात सीडीआर के बेसिस पे कई गणमान्य लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल हो जाता है, तुरंत हथियार बरामद हो जाता है जो आपके विरोधी होते हैं। मगर इतना बड़ा जो घोटाला
इतने सारे छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ वाला घोटाला है, ये तुरंत उजागर क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे छुपे हुए लोग, उनके मुखौटे, उनके संरक्षित करने वाले लोग क्यों नहीं उजागर हो पाते हैं रातों रात? इसमें इतना समय क्यों लगता है? एक सवाल और उठता है कि हम छात्र जो हैं, हम छात्रों के इस कई तरह के एग्जामिनेशंस की तैयारी में जो समय जायर होता है, पैसा जायर होता है, जवानी चली जाती है कि लोगों के एग्जाम की तैयारी करते करते रिजल्ट आते आते सालों लग जाते हैं, उसके बाद वो एलिजिबल भी नहीं रहते हैं। तो इसमें जो उनका इतना समय और पैसा बर्बाद होता है, सरकार क्या वो वापस कर पाएगी? आप समय तो और जवानी तो छोड़ दीजिए, जो सिंपल सी चीज है एप्लीकेशन भरने में के लिए जो पैसा भरते हैं छात्र, सरकार उसी को कितने केसेस में वापस कर पाई? कब तक छात्र इस दोहरी मार को झेलते रहेंगे? एक तरफ आप हमें कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर राज्य बनना चाहते हैं, हम सब कुछ यहीं देंगे प्रवासियों को, अपने छात्रों को हम यहीं रोकेंगे। कैसे रोकेंगे आप? जो छात्र अपनी मेधा से इस राज्य को आगे ले जाना चाहता है, इस राज्य के भविष्य के लिए काम करना चाहता है, अपने भविष्य के अच्छे सही तरीके से, अपने मेधा के तरीके से अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता है, उसकी मेधा को आप किस तरीके से दबा रहे हैं, किस तरीके से आप उसको कुंठित कर रहे हैं? एक इतना बड़ा वर्ग जो इस राज्य में ना टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप्ड है, ना कोई दूसरे प्रकार की इंडस्ट्री है जॉब्स के लिए, तो सबसे बड़ा यहां जो जॉब जनरेटिंग सेक्टर है वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के इस प्रतियोगी एग्जाम से जो छात्र नौकरी पाते, कितना बड़ा वर्ग इससे कुंठित होता जाता है। यही कुंठित युवा फिर अपराध की ओर बढ़ता है, आप फिर पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, आप अपराध के मामलों में फिर जाने जाते हैं। तो आप तो इस कुचक्र को बनाने वाले एक सिस्टम को आप जनरेट कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से लगातार कह रहा हूं कि यह दैत्य दानव राज्य है, मगर ये दैत्य दानव राज्य के साथ साथ ही एक माफिया राज है, एक सिंडिकेट है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में एक सिंडिकेट बन गया है। आप पैसा दीजिए, आपकी बहाली होगी, और अगर आपके मन मुताबिक लोगों की बहाली नहीं होगी तो सरकार कुछ ना कुछ अड़चन लाके ऐसी बहालियों को रोक देगी। इकलौता सेक्टर है आपका यहां जॉब देने का, पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत के दम पर आगे जाना चाहते हैं, मगर आप उनको दबा रहे हैं। आप उनको दबाएंगे तो ये क्या होगा? एक विस्फोट होगा, और जो विस्फोट लगातार प्रोटेस्ट के रूप में होता है, मगर आपके कान पे जू तक नहीं रेंगती है। आपको ये तय करना होगा कि ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल जो इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि जब ये एग्जाम लिया जा रहा था, ये फॉर्म निकाला गया, तो कोई सिलेबस नहीं जारी किया गया। इतना बड़ा एग्जाम बिना किसी सिलेबस के कैसे हो सकता है? और आज जाके आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, सिलेबस के ऊपर कोई चर्चा नहीं। दूसरी चीज में उजागर हुई कि इसमें एक और सवाल जो सामने आ रहा है, बिहार में अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनने चाहते हैं तो 4 सब्जेक्ट होता है। 4 सब्जेक्ट्स में से आपको 2 सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और इसमें से भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होता है। जनरली पहले क्या होता था कि पहले के एग्जाम्स में जो देखा गया है कि 2 ऑप्शंस होते थे कि आप इन 2 सब्जेक्ट का कीजिए आंसर या इन 2 सब्जेक्ट का आंसर कीजिए, मगर इस बार पहली बार 4 सब्जेक्ट का सवाल एक साथ पूछ लिया गया है। तो मेरा सवाल यह है सरकार से कि जब इतने बड़े स्तर का एग्जाम हो रहा है, इतने सारे लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां पर ऐसे अफसर जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि सरकार का जो रवैया है, इस सरकार, सुशासन की सरकार में हमने लगातार ये देखा है कि जो अफसर इस प्रकार की गलतियां करते हैं, उनको तो पहले सरकार सस्पेंड कर देती है और फिर कुछ दिनों बाद प्रमोशन देके कोई अच्छे पद पर उन्हें शिफ्ट कर देती है, पूरा ब्लेम ट्रांसफर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जब इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ सरकार जब यहां पर आज खेल रही है, तो ऐसे अफसरों को सेवा मुक्त क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या इसलिए कि दोबारा ऐसे अफसर इस प्रकार का कोई लूप होल क्रिएट करे? ऐसा जो सिस्टम है सरकार का, जो मिली भगत है अपराधियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, उन सिस्टम को दबाने के लिए सरकार इस तरह के अफसरों को रखती है कि अच्छे लोग इसमें ना आ पाए, अच्छे स्टूडेंट्स बहाल ना हो पाए। तो मेरा सीधा इसमें मांग है सरकार से कि ऐसे अफसरों को आप सेवा मुक्त करिए। ऐसे अफसरों की बिहार को कोई जरूरत नहीं है। अब हम शिक्षकों के बहाली के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो एक और मामला निकल कर आया जब हम रिसर्च कर रहे थे, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली। 2017 में एग्जाम लिया गया था और 2019 में
8,500 पंचायतों में इसके एप्लीकेशन मांगे गए थे। मगर जब आप इसके प्रोसेस के बारे में जानिएगा तो आप भी अचंभित हो जाइएगा। इसमें हर पंचायत में अभ्यर्थी को खुद जाकर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना था। आप समझिए 8,500 पंचायत में कितने जगह लोग जाकर, और उसमें कितना एनर्जी और कितना पैसा वेस्ट हुआ होगा लोगों का। फिर भी कई केसेस हैं, लोगों ने मिनिमम 200-300 पंचायतों में जाकर इन पोस्टों के ऊपर एप्लीकेशन दिया। कई करोड़ टन इसमें पेपर यूज हुए, मगर आज तक इसका कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकला, कोई हल नहीं हुआ है। आज सरकार के जो आंकड़े हैं या सरकारी विभाग से आप इन पेपर्स का आप मूल्यांकन करेंगे तो इसमें करोड़ों टन पेपर का इस्तेमाल हुआ है। एक तरफ तो माननीय सुशासन बाबू, हमारे प्यारे चचा, जल जीवन हरियाली का ढोंग करते हैं। उनको पूरे नेचर का और पूरे कॉस्मो का उनको चिंता है, मगर इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कितना टन पेपर इस्तेमाल हुआ, कितने टन पेपर के, इन पेपरों के लिए कितने पेड़ों को काटा गया, आप इन चीजों को तो आप सीधे नकार दे रहे हैं। इन चीजों के ऊपर भी बात होनी चाहिए। अब ये जब बात उठता है जल जीवन हरियाली का, पोल्यूशन खत्म करने का, या एक प्रोसेस को पारदर्शी करने का, ट्रांसपेरेंट करने का, तो इसमें सिंपल सा सवाल है कि सरकार यहां पे ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं कर रही है। आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास पूरा सिस्टम है। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर देंगे तो ना एग्जामिनी को प्रॉब्लम होगा, एप्लीकेशन देने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यूपी में अभी हुआ, लगभग 70-80 हजार शिक्षकों की बहाली का भी वहां प्रोसेस निकाला गया है। सारा एप्लीकेशन एक जगह बुलाया गया, उसमें उनसे प्रेफरेंस मांग लिया गया सेंटर्स का। इसके वजह से ना उनको पैसा ज्यादा खर्च हुआ, ना इसके लिए उनको ज्यादा घूमना पड़ा, उनका टाइम एनर्जी नहीं वेस्ट हुआ। क्योंकि आप सिर्फ इसमें पैसे का मामला नहीं है, आप एक चीज समझिए कि इसमें जो समय, ऊर्जा जो नष्ट होता है एक व्यक्ति का, जो एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस बीच में वो कितनी पढ़ाई कर सकता है, कितने अय काम कर सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम जब बन जाएगा तो जो हम आमतौर पर खबर सुनते हैं कि भाई आग लग गया शिक्षा विभाग में या फलाना विभाग में, चूहों ने कुतर दिया कागजात को, तो ऐसी जो कुव्यवस्था है आपकी, जिससे आपका कह लीजिए कुशासन जो है आपका उजागर होता है, आपका भ्रष्टाचार उजागर होता है, आपका सिंडिकेट राज उजागर होता है, ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी। हाँ, अगर ये दूसरी बात है कि आप इन घटनाओं को दबाना चाहते हो तो आप ऐसे सिस्टम को आप 3 घटनाएं और हैं। जैसे आपका कई हमने जगह सुना है प्रिंसिपल की बहाली होती है, उसमें मगर उनका क्वालिफिकेशन नहीं होता है, कोर्ट से वो निरस्त हो जाते हैं। अभी 2012 में STET का ही आप घटना ले लीजिए, इसमें कई ऐसे छात्र हैं आज भी जो उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें बहाली नहीं हो पाई, क्योंकि उनसे पहले जो कम मेधा के लोग थे उनके नंबरों के हेरफेर कई आला अफसरों के संरक्षण में हुआ, और जो कम मेधावी लोग थे उनको बहाली कर दी गई, और जो उत्तीर्ण भी हो गए थे लोग उनको बहाली नहीं हो पाई। तो सरकार ने पिछले साल उनका 2 साल के लिए, क्योंकि ये 7 साल का होता है, 7 साल इस क्वालिफिकेशन को मान्य माना जाता है, सरकार ने पिछले साल इसे 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। मगर जब आज बहाली की बात आई तो आपने इस पूरे प्रोसेस को ही कैंसिल कर दिया। इस साल तो अब चुनाव और लॉकडाउन में निकल जाएगा, अगले साल पता नहीं इन छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा। अब कुछ मैं यहां पर मैंने लिखा हुआ है, कुछ मुख्यमंत्री जी के बयान हैं जो मैंने यहां पर, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के बयान हैं जो मैंने संजो के रखे हैं, आपके बीच में रखना चाहता हूं कि एक तरफ आप हमें आत्मनिर्भर कर रहे हैं और एक तरफ आप इस तरह के गैर जिम्मेवार बयान, वक्तव्य दे रहे हैं। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले का एक बयान है कि चांद पे भी अगर बहाली होगी तो बिहारी छात्र उस बहाली में होंगे। अब तो यही लगता है क्योंकि चांद पे ही जो बहाली होगी उसी में हम बिहार के छात्र को भेज सकते हैं, क्योंकि यहां तो जो बहाली का प्रोसेस है वहां आप इसमें किसी भी मेधावी बिहारी छात्र को आप बहाली नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि लोग यहां पढ़ लिख जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपके कुशासन के ऊपर सवाल करेंगे, मगर आपका ये जो सुशासन का फसाड है, ये मुखौटा है, ये मेंटेन नहीं रह पाएगा। और एक और इनका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि टॉपर घोटाला के वक्त में कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भगवान के द्वारा दिया गया मौका है। मतलब आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और आपको इस घोटाला होने पे पता चला कि आपका शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। आप उससे पहले इन्हीं चीजों को कोस कर
कि जंगल राज में ऐसा था, जंगल राज में वैसा था शिक्षा व्यवस्था, आप इन्हीं चीजों को कोस कर आ पाए। और आपको जब ये टॉपर्स घोटाला हुआ 2 साल पहले, तब जाके आपको पता चला आपकी सुरक्षा शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। बेहद शर्मनाक आपका वक्तव्य है ये आपका। इसीलिए मैं कहता हूं आपका एक सिंडिकेट माफिया सरकार है, सुशासन सरकार नहीं है। आपने हर विभाग में सिंडिकेट और माफियाओं को बैठा के रखा हुआ है कि बिहार की मेधा को, बिहार के नौजवानों को किस तरह से दबाया जाए, बिहार की मेधा बाहर चली जाए, बिहार से लोग प्रवासी बनकर बाहर निकल जाएं और आपके कुकर्मों के ऊपर कोई सवाल न उठाए। दूसरी, उप मुख्यमंत्री जी का एक बयान है जब 370 हुआ था कि अब कश्मीर में भी बहाली में बिहारी युवा जाएंगे ही, क्योंकि आप तो बहाली यहां दीजिएगा नहीं, बाहर से लोग आएंगे तब आप कहिएगा कि हम इन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। मगर यहां पर आज जो ये हम पूरी व्यवस्था या आपको जो मैंने आज जो बताया, जैसा ये स्थिति है बिहार में कि बहाली यहां होना बिल्कुल नामुमकिन है। अब एक आपको मैं बहुत आज बड़ा चर्चा हो गया आपके साथ, अंत में एक मैं छोटा सा आपको एक इंसिडेंट बताता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये चर्चा हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज मैंने बहुत बिंदुओं पे ये आपके बीच में ये बातें रखी। आगे आपको तय करना है कि क्या इसमें तथ्य है, क्या तथ्य नहीं है, आपको ये बातें कितनी सही लग रही हैं। जब 2002 में बिहार में दरोगा और सिपाहियों की बहाली हुई थी, तो उसके बाद एक केस हो गया उनके, किस वजह से हुआ केस में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैटर सब जुडिस है अभी भी। 2014 में मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो कुछ अभ्यर्थी उस समय के मेरे पास आए थे केस को लेकर, तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनका एक अनऑफिशियल रिमार्क था और बाद में रवीश कुमार जी ने भी अपने रोजगार से रिलेटेड कई सीरीज में इस चीज को उठाया था कि इंडिया में किसी भी सरकारी नौकरी में 5 स्टेज हो गया है। पहला कि प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा आपका फिर इंटरव्यू होगा, चौथा फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, 5वां सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, तब तक आप फिट हैं नहीं फिट हैं, आप कितने करंट हैं उस जॉब के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बहाली तब होगी। मगर मैं इसमें कहता हूं कि एक छठा स्टेज भी है जो कोर्ट जाने से पहले होता है, वो है प्रोटेस्ट का। आप पहले छात्र जो होते हैं, एग्जामिनर जो एग्जामिनी हैं, जो सारे इसमें अभ्यर्थी हैं, ये पहले प्रोटेस्ट करते हैं और ये प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी लाठियां चलती हैं, चाहे वो शिक्षक हो या पुलिस हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, एग्जाम्स के शिक्षक बहाली के लोग हों या पुलिस बहाली के लोग हैं या आंगनबाड़ी, सब डिपार्टमेंट के आपके बहाली के लिए पहले प्रोटेस्ट होता है। आप उसमें लाठियों से पहले लोगों को पिटवाते हैं, उनकी मजबूती को चेक करते हैं कि कितने वो मजबूत हैं, सशक्त हैं, क्योंकि आपके सिस्टम से लड़ने के लिए आज के युवा को अपने शरीर को भी मजबूत करना पड़ेगा, दिमाग और बुद्धि के साथ साथ, क्योंकि जो प्रोसेस है बिना प्रोटेस्ट, बिना कोर्ट जाए हुए बिहार में कोई बहाली नहीं हो सकती है। ये युवाओं से इसीलिए मेरा अपील है कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं 15 साल बदहाल सरकार, बिहार बदहाल, 15 साल बिहार में कोई रोजगार नहीं, कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं, तो ये आज आप तय कीजिए कि इन सवालों के साथ आप अपने जनप्रतिनिधियों को, जो आपके पास अभी चुनावी मौसम में आपके पास आएंगे, क्या आप उनसे ये सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये आपके हित, आपके भविष्य का सवाल है, या आपके राज्य के भविष्य का सवाल है। ये उन लोगों का सवाल है जो अपने मेधा के दम पर, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी धांधली के, अपनी मेधा से अपना और अपने राज्य का विकास चाहते हैं। इसीलिए अंत में मैं फिर से कहूंगा, जलता बिहार, निद्रा में सरकार। धन्यवाद।